सब्सक्राइब कीजिए iOTA इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये रही हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ इस कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम का कि ये तीन एक्सिस कैसे होंगे। अभी तक तो आप बस दो एक्सिस देखते आए थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम तीसरी एक्सिस और दिखाएंगे, हमारी जेड एक्सिस। अब कैसे होंगी ये हम देखते हैं स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे बोला है तीन एक्सिस होती है मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप कैसे लेंगे, उसके लिए एक रूल है। उस रूल का नाम है आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि आप जो एक्स वाई जेड एक्सिस चूज करेंगे वो राइट हैंड स्क्रू के हिसाब से चूज करेंगे। मतलब एक स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू कैसे ओपन होता उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो x के बाद अगर आप इसको x एक्सिस ले रहे हैं तो इस x को लेने के बाद राइट हैंड के हिसाब से राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो x के बाद ये जो एक्सिस आएगी ये एक्सिस y होगी, और y एक्सिस के बाद राइट हैंड स्क्रू रूल में ये जो एक्सिस आएगी ये एक्सिस हमारी z होगी। कहने का मतलब हमारी अगर ये एक्सिस हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर ये x एक्सिस लिया तो ये एक्सिस आपकी y एक्सिस होगी, और ये जो तीसरी एक्सिस है वो मेरी z एक्सिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि x के बाद हमेशा y आएगा और y के बाद हमेशा z एक्सिस ही आएगी, ठीक है। ये नहीं कि x के बाद z आएगा एंड z के बाद y, ऐसा रूल नहीं है। x के बाद y राइट हैंडेड स्क्रू रूल में, और y के बाद हमारा क्या आना चाहिए, z आना चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जो चूज करेंगे वो आप इस रूल को फॉलो करके चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y एंड z इज सिलेक्टेड यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसमें अगर ये आपकी प्लस x एक्सिस है तो ये आपकी माइनस x एक्सिस हो गई। सिमिलर वे में ये आपकी प्लस y एक्सिस है तो ये आपकी माइनस y एक्सिस हो गई। एंड अगर ये आपकी z एक्सिस है तो ये पीछे वाली एक्सिस क्या हो गई मेरी, माइनस z एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, y एक्सिस एंड z एक्सिस भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, एंड z एक्सिस x एक्सिस भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। मतलब तीनों एक्सिस x y y z एंड z x सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं x y एंड z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज x इज परपेंडिकुलर टू y, y परपेंडिकुलर z एंड मेरा z परपेंडिकुलर टू x। तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम जानते हैं अभी तक ये जो दो एक्सिस होती थी हमारी x एक्सिस y एक्सिस, वो इसको प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करती थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। पर ये जो तीन एक्सिस हम चूज कर रहे हैं x, y एंड z, वो तीन एक्सिस पूरे स्पेस को, 3D स्पेस को मेरे टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जिसे हम ऑक्टेंट्स नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। तो देख रहे हैं ये तीनों एक्सिस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस इंटरसेक्टिंग ईच अदर इनटू 8, है ना, into origin and dividing the space into 8 octants। तो यही लिखा है डिवाइडिंग द स्पेस, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसको ये 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था, तो ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, ये आपका सेकेंड ऑक्टेंट हो गया, ये हो गया थर्ड ऑक्टेंट, ये हो गया फोर्थ ऑक्टेंट, और इस फर्स्ट ऑक्टेंट के जस्ट पीछे वाला ऑक्टेंट हमारा फिफ्थ ऑक्टेंट, फिर ये आएगा सिक्स्थ ऑक्टेंट, नीचे वाला ऑक्टेंट सेवेंथ, और ये लास्ट वाला ऑक्टेंट हो गया हमारे पास स्टूडेंट 8 ऑक्टेंट्स। तो यहाँ पे इस स्पेस को इन तीन एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस ने आपको तीन
एक्सेस ने मिलके 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड किया। अब जैसे अभी तो मैंने आपको दिखाया, अगर आप इसको x लेते हैं तो ये ऊपर वाली y होगी और ये आगे वाली एक्सेस आपकी क्या हो जाएगी, z एक्सेस हो जाएगी। पर अगर लेट्स से आप इसको x ना लेके अगर इसको y लेते हैं तो ये y होता, तो ये एक्सेस क्या होती z और ये एक्सेस क्या होती x, मतलब ये y है तो ये हमारी होती z और ये वाली होती x। अगर मैं बोलता इसको मैं z लेता तो ये होता x, ये होता y। अगर मैं इसको x लूंगा तो ये राइट हैंड रूल से ये y आएगा और ये क्या आएगा, z आएगा। ये रूल होगा x y z। इस रूल के अकॉर्डिंग आप एक्सेस चूज करेंगे। तो यहां पे हम बोल रहे हैं, अब हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था। यूनिट वेक्टर यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस। तो यहां पे बोला जा रहा है आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मेरा यहां पे क्या कह रहा हूं, एक्स एक्सिस की तरफ एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो आपका क्या कहलाता है, आई कैप। तो यहां से हम बोल रहे हैं आई कैप यूज किया जा रहा है टू रिप्रेजेंट अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और जो आपको प्लस एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो वाई एक्सिस की तरफ होगा वो आपका क्या होगा, जे कैप। तो यहां से हम बोल सकते हैं जे कैप मेरी किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, प्लस y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलर वे में z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर, वो आपका क्या होगा, k कैप। तो यहां से हम बोल सकते हैं मेरा जो k कैप होगा वो k कैप आपकी किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस z एक्सिस को। तो ये तीन ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, वो आपके प्लस x, प्लस y एंड प्लस z एक्सिस रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहां देख रहे हैं जैसे इसमें ये हो गया प्लस आई कैप, ठीक है, प्लस x की तरफ, तो माइनस x की तरफ क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आई कैप। वैसे ही प्लस y एक्सिस की तरफ मेरे पास आएगा प्लस j कैप, तो माइनस y एक्सिस की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के पास आएगा माइनस j कैप। सिमिलर वे में बोलूं कि प्लस z एक्सिस में हमारे पास आएगा प्लस के कैप, तो माइनस z एक्सिस में मेरे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा माइनस के कैप। अब इस 2D प्लेन में 3D एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स। तो x और y तो जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे, बस इस z एक्सिस को जब रिप्रेजेंट करना हुआ तो आगे की तरफ जो प्लस z आएगा वो तो एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और माइनस z को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डॉटेड लाइन यूज करेंगे। तो ये जो मतलब अगर मैं इसको अगर प्रेस करता तो ये z एक्सिस, ये बाहर वाली एक्सिस होती वो डैश लाइन से होती और ये जो पीछे की तरफ जो एक्सिस जा रही है वो आपकी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती। तो स्टूडेंट्स ये हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे आप x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को आप 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या क्या बताता है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्टूडेंट अब हम पोजीशन वेक्टर बताने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये 3D स्पेस में इस x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में आप कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे। अभी तक आप 2,3 को रिप्रेजेंट कर सकते थे। 2,3 कैसे रिप्रेजेंट करते, x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 3 ट्रैवल करते तो वो आपको 2,3 पॉइंट दे देता। तो जैसे ये x एक्सिस तो 2, 1, 2, फिर y एक्सिस 1, 2, 3, ये आ गया 2,3 पॉइंट। पर अगर मैं बोलूं कि 2,3,5 तो x एक्सिस में तो 2 चलेंगे, y एक्सिस के पैरेलल 3 चलेंगे और z एक्सिस के पैरेलल आपको 5 बाहर की तरफ आना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कौन सा ऑक्टेंट आ गया हमारे पास, फर्स्ट ऑक्टेंट। जैसे दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूं 2, -3, 4, तो 2 ये रहा 2, 1, 2, -3, 1, 2, 3 है ना, माइनस y एक्सिस की तरफ, फिर 4, तो 1, 2, 3, 4, ये कौन सा ऑक्टेंट आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेंट। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं -2, 3, 1, तो -2 x एक्सिस में -2, 1, 2, फिर y एक्सिस में 3, 1, 2, 3, फिर z एक्सिस में 1, ये रहा 1। कौन सा ऑक्टेंट आ गया, ये आ गया हमारे पास ऑक्टेंट नंबर 2। ठीक है, तो जिसका भी आपको
पॉइंट का लोकेशन पता करना हो, किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, तो पहले तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, फिर आप जेड एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। मतलब पहला वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट को, दूसरे वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वाई कोऑर्डिनेट को, एंड तीसरे वाला कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा हमारा जेड कोऑर्डिनेट को। तो जैसे अगर मैं बोलता हूं -1, -1, तो -1 एक्स एक्सिस में -1, फिर -1 वाई एक्सिस में -1, फिर 1, लेट्स से जेड एक्सिस में 1 आया, तो ये भी कौन सा ऑक्टेंट आ गया? थर्ड ऑक्टेंट। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं 2, 0, -3, तो 2, 1, 2, फिर 0, वाई एक्सिस में कहीं नहीं जाना, -3, तो 1, 2, 3, तो ये कौन सा प्लेन आ गया? ये प्लेन हो गया आपका एक्स और जेड पॉइंट वाला। ठीक है, तो ये एक्स जेड प्लेन कहलाया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लेट्स से 0, -3, -5, तो 0 मतलब यहीं पे -3, तो 1, 2, 3, फिर -5, तो पीछे 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये -5 आया। तो ये रहा 0, -3, -5, ये कौन से प्लेन में है? वाई और जेड एक्सिस वाले प्लेन में, दैट इज वाई जेड प्लेन में। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को लिखना सीखेंगे। तो ये तो हमने इस 3 डायमेंशन एक्सिस को यूज करके दिखाया, पर हमेशा ये 3 डायमेंशनल एक्सिस नहीं होगी, तो इसीलिए आप ये 2 डायमेंशनल प्लेन में 3 डायमेंशनल पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन, उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, लेट्स से ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको हम नाम दे रहे हैं ओरिजिन O। ठीक है, अब लेट्स से मैं बोलता हूं 2, 4, 5, तो 2, 4 पहले पॉइंट रिप्रेजेंट कर लो, तो 1, 2, ये रहा 2, फिर 4, 1, 2, 3, 4, तो 2, 4 कहीं यहां पॉइंट आया। अब उसके बाद इस z एक्सिस के, ये जो दिख रहा है आपको, z एक्सिस के पैरेलल 4 यूनिट्स चलो, तो 1 यूनिट, फिर आपका 2 यूनिट, फिर आपका 3 यूनिट, फिर ये रहा आपका 4 यूनिट। ठीक है, मतलब ये 3D पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। तो 2, 3, 4 पॉइंट ये रहा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे 2, 3 है, फिर ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, और ये पॉइंट आ गया 4। तो z एक्सिस के पैरेलल आप 4 स्टेप्स चले, जिसमें पहला वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट मेरा y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा वाला कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स मेरा z कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो हम किसी भी पॉइंट जो स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 0, -2, -1, तो पहले तो 0, -2 बताओ, तो 0 और -2 और फिर -1, तो -1 मतलब यहां से अब z एक्सिस के पैरेलल 1 पीछे जाना है, तो ये 1 पीछे गया, तो ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आ गया 0, -2, -1। तो इस तरह से 3D स्पेस में आपने 3D स्पेस को 2D स्पेस में रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से किया। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है -1, 3, -5, तो -1 ये रहा, -3, तो -3 ये रहा, तो -1, -3 यहाँ आ गए। अब -5, तो इस z एक्सिस के पैरेलल -5 पैरेलल जाना है, तो 1 अब पीछे जाना है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पॉइंट लेट से यार पॉइंट क्या आ गया? -1, -3 एंड ये क्या आ गया? -5। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को 3D में लोकेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप, y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? हमारा j कैप, और z एक्सिस की तरफ आप यूनिट वेक्टर जो यूज करेंगे वो आपका कौन सा है? k कैप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप x, y, z एक्सिस में कैसे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे वो तरीका हमने सीखा है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले अब यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आप कैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं और फिर आप उसको कैसे वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे उस वेक्टर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। हम इस चैप्टर में किसी भी वेक्टर टॉपिक पढ़ेंगे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये P3, 4
इस पॉइंट P का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो 3,4 में पहला वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इसे कहा जाता है एब्सिसा और ये कहलाता है आपका ऑर्डिनेट। तो 3,4 मतलब x एक्सिस में 3 यूनिट्स और y एक्सिस में मेरा 4 यूनिट्स। तो ये पॉइंट आ गया 3,4, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। तो P 3,4। अब इस पॉइंट P का आपको पोजीशन वेक्टर बात करना है। तो पोजीशन वेक्टर हमने बात किया था, पोजीशन वेक्टर इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ओरिजिन। ये एक फिक्स्ड वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, फाइनल पॉइंट पॉइंट P। तो ओरिजिन से इस पॉइंट P को जो ज्वाइन करेंगे वो वेक्टर इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा। तो इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो R वेक्टर इज इक्वल टू, हमने लिखा OP वेक्टर, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट तो O है, ठीक है, और फाइनल पॉइंट क्या है, P। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ लिखना है, इसीलिए O से P से O नहीं। हमेशा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही ओरिजिनेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें 3 यूनिट हमने कहाँ ट्रैवल किया, x एक्सिस में, और 4 यूनिट कहाँ ट्रैवल किया, y एक्सिस में। तो 3,4 हमने ट्रैवल करने के लिए x एक्सिस में 3 यूनिट चले, y एक्सिस में 4 यूनिट चला। अब इसको वेक्टोरियली कैसे बोल रहा हूं, तो x एक्सिस की तरफ मेरा यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप, एंड y एक्सिस की तरफ मेरा यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप। तो आप क्या लगाएंगे, 3 के साथ i कैप लगाएंगे, एंड वैसे ही आप 4 के साथ क्या लगाएंगे, j कैप। और ये 3 i कैप 4 j कैप, मतलब 3 i कैप बताता है कि 3 यूनिट x एक्सिस में चले, फिर 4 j कैप बताता है 4 यूनिट y एक्सिस में चले। तो इस तरह से आप इस OP वेक्टर इन दोनों को अब ऐड कर दीजिए, तो ये आपने इस पोजीशन वेक्टर को लिख दिया। तो ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर लिखने की बात करते हैं, इसका मतलब हम i कैप j कैप के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं हम। अब 2 चीज में इंटरेस्टेड हैं, एक तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे और दूसरा इसके डायरेक्शन पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमने देखा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये रहा वेक्टर का टेल, ये रहा वेक्टर का हेड। तो हेड से टेल की जो दूरी है वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, या सिंपल मैं बोल सकता हूं P पॉइंट से O पॉइंट ओरिजिन की दूरी। तो x, y का ओरिजिन से दूरी, अब डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज ये निकल के आएगा r इज इक्वल टू OP, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब O से P का डिस्टेंस, जिसे हम इस R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर आप R वेक्टर का मॉडुलस लिख दें, या फिर आप OP वेक्टर का मॉडुलस लिख दें, वो आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बोल रहे हैं रूट अंडर 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, ये बन के आ गया रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कितना आया 5। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5, जिसको हम सिंपल टर्म में क्या बोल रहे हैं, जो i कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर करें, जो j कैप के साथ है उसका स्क्वायर करें, और दोनों को ऐड कर दें, वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगा। चलिए मैग्नीट्यूड हो गया। अब दूसरा चीज आते हैं स्टूडेंट्स बात करने इस वेक्टर के डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए जब हम 2 डायमेंशन में वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना पढ़ने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे डायरेक्शन हमेशा कन्वीनियंट होता है आप x एक्सिस से पता करें। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखा था, तो हम बोल रहे हैं x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा विद प्लस x एक्सिस, उसी एंगल को हम मेजर करना चाहते हैं। ये नहीं कि y एक्सिस से गलत हो जाएगा, पर हम है ना एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, उसी के हिसाब से चलेंगे। तो लेट्स से ये एंगल निकालना है, तो ये ट्राइंगल में देखूं तो इस ट्राइंगल में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल में हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ये तो हो गया आपका 4 यूनिट्स, ये हो गया स्टूडेंट आपका 3 यूनिट, तो ये 5 ऑटोमेटिकली आना ही है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल 4 के उल्टा एंगल हम कितना जानते हैं
53 डिग्री, 3 के उल्टा 37 डिग्री, हमने ये डिस्कस किया था पहले। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल के सेंस में प्लस 53 डिग्री, ये जो थीटा आया मेरा ये 53 डिग्री निकल के आया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो प्लस होगा तो प्लस 53 डिग्री विद किस एक्सिस के साथ स्टूडेंट्स, ये आया आपका एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरह से आपने इस पोजीशन वेक्टर को लिखना देखा, उसके बाद उस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बातें की, फिर उसके डायरेक्शन की बात की। तो इस तरह से आपने पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हुए पॉइंट की बात की। तो स्टूडेंट्स यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं Q -√3,1। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना सीखेंगे, फिर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और लास्ट में इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। तो मेरा ये पॉइंट रहा -√3,1। √3 होता है 1.7, तो -1.7 जो पॉइंट होगा वो -1 और -2 के कहीं पे बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आया -√3 और 1 कहीं यहां पे, तो ये रहा वो पॉइंट। तो ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है -√3,1। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें लिखना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन कीजिए। तो ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें लिखना देखना है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर लिखने देखने जा रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वेक्टर से, तो आर वेक्टर जो स्टार्ट हो रहा है O से और टर्मिनेट हो रहा है Q पे, तो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ही लिखना है। तो ये OQ वेक्टर है ना, ये कैसे लिखेंगे, तो सिंपल तरीका मैं बोल रहा हूं, पहला वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और दूसरे वाला कोऑर्डिनेट आपका y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप, एंड y कोऑर्डिनेट के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप। तो आप क्या करेंगे, -√3 के साथ i कैप लगा देंगे, 1 के साथ j कैप लगा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां से हम लिख दिए स्टूडेंट्स -√3 के साथ तो मेरा आया i कैप और 1 के साथ आया j कैप। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया। तो ये हमारा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा गया। अगला आते हैं हम बात करने इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं। चलिए तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड मतलब r या फिर बोलूं OQ या फिर r वेक्टर का मॉडुलस या फिर OQ वेक्टर का मॉडुलस, ये कितना निकल के आएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो आपका होगा, अगर आप फॉर्मूला लगाएं √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, तो ये आएगा -√3 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 0 स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं स्टूडेंट -√3 - 0 स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर बोलो या √3 का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। और 1 - 0 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो इनको स्क्वायर करें, ऐड करें, या फिर सिंपल आप क्या करेंगे, अब से आई कैप के साथ जो चीज लिखी है, चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जे कैप के साथ जो चीज लिखी है उनको स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 3 + 1 4, और 4 का रूट हमें कितना जानते हैं, 4 का रूट हो जाता है 2। तो यहां से आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बोल दिया 2। तो चलिए मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात की जाए इसके डायरेक्शन की, और डायरेक्शन में हम कौन सा एंगल बात किए थे, डायरेक्शन में हमने बोला था ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उस एंगल में हम इंटरेस्टेड है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एंगल निकालते हैं, ये ट्रायंगल का एंगल निकालते हैं। ये एंगल आ गया तो 180 माइनस करके ये एंगल थीटा आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, देखिए ये तो आपके पास है √3 ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपके पास है 1। तो यहाँ पे इसे अल्फा कहें, तो यहाँ से tan अल्फा मेरा है 1/√3। tan 1/√3 किस एंगल के लिए देता है, 30 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल 30 आया, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल के सेंस में कि डायरेक्शन, इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो ये बना रहा है प्लस 150 डिग्री विद किस एक्सिस के साथ, ये बना रहा है 150 डिग्री विद प्लस x एक्सिस के साथ।
ठीक है, इसको लिखने के बहुत तरीके हैं। प्लस वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री बना रहा है, या फिर माइनस एक्सिस के साथ है ना आपका माइनस 30 डिग्री बना रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। तो हम एक स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं कि प्लस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उस एंगल से हमें मतलब होगा। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट Q जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इन 2 डायमेंशन उसका पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, R पॉइंट -4, -4। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो ये पॉइंट को लोकेट करना है। -4 मतलब x में तो -4 गया, एंड -4 मतलब y एक्सिस में -4 गया, तो -4, -4 ये वो पॉइंट आया स्टूडेंट्स। R पॉइंट है -4, -4 जो मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है। ये ओरिजिन रहा, तो ओरिजिन को इस पॉइंट के ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो वेक्टर होगा वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। स्टार्ट हो रहा है O से और टर्मिनेट हो रहा है R पे, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखने बोला जा रहा है, O से शुरू होते हुए R पे टर्मिनेट होता हुआ वेक्टर, ये आपका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए अब इस वेक्टर को लिखने का तरीका देखें। तो हम बोल रहे हैं कि पहले वाला आपका कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या जानते हैं, i कैप, y कोऑर्डिनेट के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप। तो -4 के साथ लगाएंगे आप i कैप और -4 के साथ लगाएंगे आप j कैप। तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया -4 के साथ i कैप, -4 के साथ j कैप, दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज -4 i कैप, -4 j कैप। इसका मतलब 4 -x एक्सिस में चला एंड 4 -y एक्सिस में चला। तो ये रहा आपका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं इस पॉइंट का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करने। तो मैग्नीट्यूड फिर से अभी हमने देखा था, मैग्नीट्यूड के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप जो आई कैप के साथ है, आई कैप के साथ कितना है 4, उसका स्क्वायर करेंगे, जे कैप के साथ है उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस हो भले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4 स्क्वायर ये आएगा 16, 16 32 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 4√2। ये याद रखना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है हेड से टेल के डिस्टेंस को, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते। तो ये रहा आपका इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड रहा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, जो आप सिंपल क्या कर सकते थे, -4 -0 स्क्वायर, -4 -0 स्क्वायर, हेड से टेल का डिस्टेंस निकाल लेते। चलिए ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमने फोकस किया है, कभी भी डायरेक्शन की बात होगी तो प्लस एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम मेजर करना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल को अगर बनाऊं तो ये ट्राइंगल में ये साइड लेंथ हमेशा प्लस होता है 4, और ये भी आपकी 4, तो ये एंगल कितना आएगा अल्फा। ये एंगल tan अल्फा आप लगाएं परपेंडिकुलर बाय बेस करते हुए, दैट इज 4/4। तो tan अल्फा आ गया स्टूडेंट यहाँ से 1। तो tan अल्फा 1 किस एंगल के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए। तो ये एंगल 45, तो ये एंगल 180, तो 180 और 45, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। ये थीटा एंगल हो गया हमारे पास 180 + 45, दैट इज 225 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये जो डायरेक्शन सेंस में ये जो वेक्टर है ये आपका +225 डिग्री बना रहा है विद कौन सी एक्सिस, विद प्लस एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आपने थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हुए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा, मैग्नीट्यूड की बात की और उसके डायरेक्शन को देखा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखते हैं पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन का 3, -4। 3, -4 आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स एक्सिस में 3 एंड वाई एक्सिस में -4। तो ये वो पॉइंट रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। तो ये रहा पॉइंट 3, -4। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो ये ओरिजिन, तो हमेशा पोजीशन वेक्टर स्टार्ट होंगे ओरिजिन पे और टर्मिनेट करेंगे इस पॉइंट टी पे, जिसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर, जिसे हम ओटी वेक्टर करके बोल रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो पहले वाला कोऑर्डिनेट फिर से x, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y,
एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप। तो 3 के साथ लिखना है आपको आई कैप, -4 के साथ आपको लिखना है जे कैप। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया 3 के साथ आई कैप, -4 के साथ जे कैप, और दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 3 आई कैप -4 जे कैप। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनने चला गया। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड बात करने। तो मैग्नीट्यूड मतलब O से T का डिस्टेंस, हेड से टेल का डिस्टेंस, जिसे हम लिखना कैसे देखे हैं अभी तक में। आप क्या करेंगे, आई कैप के साथ जो है उसको स्क्वायर करेंगे, जे कैप के साथ जो है उसको स्क्वायर करेंगे, और दोनों का ऐड करके रूट निकालेंगे, ये आएगा 5। तो यहां से हम बोल सकते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया 5। अब आते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हमने बोला है ये आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ये एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एंगल निकाल के 360 माइनस कर देंगे, उससे मुझे ये एंगल थीटा मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो ये ट्राइंगल बनाया जाए तो 3,-4 में ये ट्राइंगल, ये डिस्टेंस है 3, एंड सिमिलर वे में ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स मेरे पास 4। तो 4 के उल्टा ये एंगल कितना होता है आपका 53 डिग्री। हमने पढ़ा था 3 के उल्टा 37, 4 के उल्टा 53, और ये होगा 5। तो यहाँ ट्राइंगल से भी आप सिंपल बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये एंगल आया 53 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 360 - 53, दैट इज 307 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हैं एंगल के सेंस में प्लस 307 डिग्री किस एक्सिस के साथ, ये बना रहा है आपका विद प्लस एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आपने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था उसका मैग्नीट्यूड और उसको डायरेक्शन के सेंस में आपने बात की। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो अभी हमने देखा था ये हमारी 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये सपोज 3D स्पेस में ये कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P x, y, z, ठीक है। तो इस पॉइंट P एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा हमने डिस्कस किया था आई कैप, y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर j कैप, और मेरा z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा k कैप। तो हम इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखना सीखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे। पहले तो किसी एक जनरल पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इन 3D स्पेस भी वही 2 डायमेंशन जैसा ही कुछ है। ओरिजिन से इस पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर की पहले बात करें तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, R वेक्टर को हम लिख दे रहे हैं OP वेक्टर से। O से P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना हुआ है। तो x कोऑर्डिनेट तो वो आपका प्लस एक्सिस की तरफ है जो आई कैप हो गया, y जे कैप की तरफ है, एंड z के कैप। अब आपको सिंपल क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो ये तो आपका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने लिख दिया। दूसरा चीज हम क्या देखते हैं, दूसरा चीज हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब हेड से टेल का डिस्टेंस जिसे हम r या OP करके कह रहे हैं, या फिर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह दें या फिर OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह दें। तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, जैसे अब 2 डायमेंशन में जब 2 पॉइंट होते थे ओरिजिन का डिस्टेंस होता था √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब अगर यहाँ 3 कोऑर्डिनेट आ गए जिसमें पहला वाला x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होगा और तीसरा वाला z कोऑर्डिनेट होगा, तो इसमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3 डायमेंशन में फॉर्मूला बन जाता है √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। तो ये ओरिजिन है तो √x - 0 स्क्वायर, y - 0 स्क्वायर, z - 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास √i कैप के साथ जो है उसको स्क्वायर करो, j कैप के साथ जो है उसको स्क्वायर करो और k कैप के साथ जो है उसको भी स्क्वायर कर दो। माइनस भी हो तो आपको प्लस वाला पार्ट बस लेना है। तो ये तो हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तीसरा चीज आते हैं जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वो है इस वेक्टर का डायरेक्शन। जैसे जब हम 2
टू डायमेंशन में बात कर रहे थे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखने का, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कर रहे थे, प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे थे। पर जब आप थ्री डायमेंशन में बात करेंगे तो यहाँ पे थ्री डायमेंशन में एंगल से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन के लिए थ्री डायमेंशन में आप किस चीज का यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का। याद होगा हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर में आर कैप करके। ठीक है, तो आर कैप क्या है, आर कैप एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो किस लाइन के अलोंग है, अलोंग द लाइन ओपी, है ना, इसके अलोंग एक यूनिट का मैग्नीट्यूड का वेक्टर आर कैप होगा जो रिप्रेजेंट करेगा मुझे, है ना, एक वेक्टर अलोंग ओपी ना। तो ये आर कैप हमने कैसे बोला था, हर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन हो गया वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो आपका क्या है, आर वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर। तो इस वेक्टर आर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो वेक्टर तो हमारे पास है स्टूडेंट एक्स आई कैप, वाई जे कैप और हमारा जेड के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड हमने कितना देखा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे एंगल निकल के नहीं आएगा, यहाँ पे एंगल के टर्म्स में बात करना मुश्किल होगा। यहाँ पे ये नहीं कि एक्स एक्सिस से 30 बना रहे तो वाई एक्सिस से 60 ही बनाएगा, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम जब पोजीशन वेक्टर थ्री डायमेंशन बात करेंगे तो एंगल के टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस से अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है, प्लस वाई एक्सिस से अगर ये एंगल बीटा बना रहा है, एंड प्लस जेड एक्सिस से अगर ये एंगल आपका गामा बना रहा है, तो इसको आप ये है ना अल्फा बीटा गामा 360 या 180 ऐसा कुछ नहीं है, पर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम हमेशा कितना निकल के आता है, मेरा 1 ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है, इस पोजीशन वेक्टर ने जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाया है उनके डायरेक्शन कोसाइंस, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है। ठीक है, तो अल्फा जो है ये वो एंगल है जो ये पोजीशन वेक्टर प्लस एक्स एक्सिस के साथ बनाया, इस पोजीशन वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो बीटा, और इसी पोजीशन वेक्टर ने जो प्लस जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसे हम कह रहे हैं गामा। और ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या है, इस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, और इन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है आपका 1। तो इसको हम कह दे रहे हैं ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपसे पूछा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां से एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा अगर 1 है तो हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा, क्या ये भी 1 होगा? ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा मैथ्स लगाना है। इस कॉस स्क्वायर को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 3 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। इस 1 को यहाँ ले आएंगे तो 3 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, 2। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आपका 1 होता है, पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आपका कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है। तो ये तो हमने देखा पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन। एक क्वेश्चन करते हैं इस बेस पे और इसको आगे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्टूडेंट अब पोजीशन वेक्टर इन 3D स्पेस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, 2, -3, 4। इस पॉइंट को पहले स्पेस में लोकेट करें। तो कैसे देखा, 2 मतलब एक्स एक्सिस में 2, -3 मतलब वाई एक्सिस में -3। तो पहले तो आप 2, -3 को लोकेट कर लें। अब उसके बाद आपको कहाँ जाना है, 4 पे। तो 4 अलॉन्ग प्लस जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ से 4 यूनिट आपको पैरेलल टू जेड एक्सिस जाना है। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 2, -3 एंड 4। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैसे बोल रहे हैं, ये जो
लेट से ओरिजिन से इस पॉइंट को जो ज्वाइन करेगा वेक्टर, वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये पहला वाला कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और तीसरे वाला जेड कोऑर्डिनेट को। और एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग यूनिट वेक्टर है जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है आपका के कैप। अब इस वेक्टर का, इस पोजीशन वेक्टर जो आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है और पॉइंट पी पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना सीखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और उसके डायरेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इसके पोजीशन वेक्टर की। तो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हमें बात करना है, मतलब इस R वेक्टर जो 3 डायमेंशन में बात हो रही है, इस पॉइंट P का जो R वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, वो हम देखते हैं। तो क्या करना है आपको, 2 के साथ क्या लगाना है आपको, आई कैप। तो पहले आप 2 के साथ लगाएंगे आई कैप, फिर -3 के साथ आप क्या लगाएंगे, जे कैप। तो -3 के साथ लगाएंगे आप जे कैप। सिमिलर वे में 4 के साथ आप क्या लगाएंगे, के कैप। तो 4 के साथ आपने लगाया के कैप, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 2i कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा हमने इन वेक्टोरियल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन वेक्टर के बाद इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पे बात करने। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब r या O से P का डिस्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं एज r वेक्टर का मॉडुलस या फिर मेरा OP वेक्टर का मॉडुलस। तो ये बन के आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस मेरे पास हो गया स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर। तो ये रहा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे -3 है पर आप +3 का स्क्वायर करेंगे, बात एक ही है। तो ये निकल के आएगा √29। तो ये तो हो गया हेड से टेल का डिस्टेंस दैट इज √29। तो ये आया मेरे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लास्ट चीज पे आते हैं इसके डायरेक्शन की बात करने। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कितना होगा, तो इसको देखें स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन के लिए हमने अभी बोला था कि आप एंगल के टर्म्स में नहीं देखेंगे। जब 3 डायमेंशन में बात करेंगे डायरेक्शन के लिए आप यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। तो यूनिट वेक्टर में हम क्या लिखते हैं, आर कैप। ये आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर को आर से डिवाइड करेंगे। हमने इसको देखा कैसे था, हर वेक्टर के पास 2 चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के सेंस में हम क्या बोल रहे हैं, उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दें, उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। तो ये आर कैप क्या है, ये आर कैप एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है अलोंग लाइन ओपी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे कि इस डायरेक्शन ओपी डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर को। तो इस आर कैप का वैल्यू कितना होगा, तो उसको आप सिंपल कैसे लिखेंगे, ये रहा आर वेक्टर 2i -3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना है मेरे पास स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड है √29। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो आर कैप निकल के आया हमारे पास, आर कैप कितना आया 2/√29 का आई कैप आया। वैसे ही हम लिख सकते हैं -3/√29 का क्या निकल के आया, जे कैप, और प्लस 4 क्या आया मेरे पास √29 का के कैप। तो ये रहा इसका आर कैप, ये रहा वेक्टर मेरे पास, ये यूनिट वेक्टर, नाम ही है यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए मेरे पास, 1 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं क्या 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस यूनिट वेक्टर भी एक पोजीशन वेक्टर टाइप में ही है, बस ओ से शुरू हो रहा है और एक 1 मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। देखते हैं, तो हमने देखा आई कैप का स्क्वायर करेंगे, जे कैप वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे और के कैप वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे। चलिए देखें, तो 2/√29 का आप स्क्वायर करेंगे, वैसे ही माइनस में जो है तो उसका भी प्लस वाला पार्ट ले लेते हैं, 3/√29 का स्क्वायर करेंगे एंड सिमिलर वे में 4/√29 वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे और सबका क्या ले लेंगे, रूट अंडर ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हो गया 4, दिस इज 9, दिस इज 16, तो दिस इज 29/29 दैट इज 1। तो ये याद रखना है, सारे यूनिट वेक्टर चाहे वो आई कैप
जे कैप, के कैप या आर कैप हो, सभी के मैग्नीट्यूड हमारे कितने होते हैं? 1 ही होते हैं। तो ये है पोजीशन वेक्टर जिसको हमने देखा, ठीक है, इन 3 डायमेंशन। और यहाँ पे जो हम देखेंगे, जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल अल्फा, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उस एंगल को बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल गामा। और इसके अगर डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जाता है आपको, डीसीज बताइए इस वेक्टर का, डीसीज क्या होगा? तो वो क्या होगा आपका? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? जिसकी वैल्यू कॉस अल्फा तो होगा स्टूडेंट्स 2/√29, ठीक है, ये है कॉस बीटा -3/√29। और ये वाला पार्ट जो यूनिट वेक्टर के जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कंपोनेंट्स हैं वो ही इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ठीक है। तो 2/√29 -3/√29 और ये पार्ट है आपके पास 4/√29, ठीक है। तो अगर पूछा जाए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो cos अल्फा बराबर 2/√29, तो अल्फा आ गया cos इनवर्स 2/√29 अक्यूट एंगल। वाई एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, तो cos बीटा इक्वल टू -3/√29, तो बीटा आ गया cos इनवर्स -3/√29। तो cos की वैल्यू नेगेटिव आई है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। वैसे ही cos गामा 4/√29 दैट इज z एक्सिस से ये एंगल बना रहा है cos इनवर्स 4/√29। ये इस वेक्टर के डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे निकालेंगे? पहले वेक्टर निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, फिर आप यूनिट वेक्टर निकालें, और यूनिट वेक्टर का आई कैप, जे कैप, के कैप वो आपको उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज देगा। और इन डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम अभी हमने देखा था, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और मेरा cos स्क्वायर गामा हमेशा कितना होता है? 1, ठीक है, ये हमेशा 1 होता है। अभी हमने इसको प्रूफ भी किया, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली उनका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में देखा पोजीशन वेक्टर क्या होता है इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बातें की। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाएं और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए iOTA इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।